मेथड में हमने मतलब आपने सारे न्यूमेरिकल कर लिए थे। अभी इनिशियल रेट मेथड में ये सारे क्वेश्चन आपको करने थे। इसमें एक चीज और थी कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, कोई बच्चा ये बोल सकता है कि जैसे मैंने सपोज ए का निकालना है, अल्फा निकालना है, तो मान लो मैं ये वाली और ये वाली इक्वेशन ले सकती हूँ जिसके अंदर क्या है, एक मिनट सॉरी, मतलब मान लो मुझे बीटा निकालना है, तो मैं ये दोनों इक्वेशन ले सकती हूँ क्योंकि इसमें क्या है, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और बी की कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ और मेरा आंसर आएगा, बीटा आ जाएगा। लेकिन कई बच्चे क्वेश्चन देख मतलब सॉल्व नहीं करते हैं, पहले ही बोल देते हैं कि ये जो अल्फा है ये कैसे निकलेगा, अल्फा के लिए तो ऐसी इक्वेशन चाहिए जहां पे बी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो, पर ऐसी तो कोई दो इक्वेशन है नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि पहले जो दिया हुआ है उसे सॉल्व कर लो। तो जब आप बीटा निकालेंगे, तो जब आप बीटा की वैल्यू निकालेंगे ना 1 और 2 को डिवाइड करके, तो आप देखेंगे कि जो बीटा है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 0 आने की वजह से क्या होगा, अगर आप उसको अगले उसमें देखें तो 0 आने की वजह से अगर मान लो आप कोई भी इक्वेशन, उसमें जरूरी नहीं है आप किसी भी इक्वेशन को, दो इक्वेशन को डिवाइड कर दें, किसी भी दो इक्वेशन को, क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो तीनों इक्वेशन है उसमें बीटा तो सेम है नहीं, अल्फा सेम हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं, मतलब जो बीटा सेम है नहीं यहाँ पे। तो आप कोई भी इक्वेशन को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे ये जो टर्म जिसके ऊपर बीटा लिखा है ये क्या आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ऊपर बीटा की वैल्यू 0 आते ही ये 1 हो जाएगी। तो मतलब ये जो बीटा है यहां से गायब हो जाएगा और हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं। तो मैंने ऐसी इक्वेशन ली है जहां पे अल्फा की वैल्यू अलग अलग है, बीटा की चाहे सेम हो चाहे ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो बीटा है वो 0 है। बीटा 0 होने की वजह से अगर मैं बीटा 0 पुट करती हूँ यहाँ पे, तो आपका अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या हो जाएगा, ये किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा वैसे ही। तो अल्फा की जो है वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, अल्फा की जो वैल्यू है वो मुझे नहीं समझ में आई कि भाई क्या आएगी, तो इतना मुझे पता लग गया, इसका मतलब 2 की पावर अल्फा जो है 2.82 के बराबर है। फिर हम लॉग ले सकते हैं, लॉग इसका भी टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब आप लॉग लेंगे दोनों साइड पे तो ये आपका बन जाएगा लॉग, ये जो तो 2 आ जाएगा नीचे, अल्फा आ जाएगा और वो बन जाएगा लॉग 2.82। तो वो आप अल्फा सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग तब का तो मैंने आपको बोला है कि गिवन होता है लॉग टेबल, आपको या अपना ले जाइए टीचर को दे दीजिए कि भाई मैम जब मैं मांगूंगा तो आप मुझे उस टाइम दे दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि कहीं मैं लॉग टेबल रख लूं तो मुझे वैसे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आप जब जाते हैं तो अपना लॉग टेबल उनको दे दें कि भाई मैं लॉग टेबल लाया हूँ, तो जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में 4-5 लॉग टेबल हैं, तो वो अगर आपको आपका नंबर जब आएगा तो ये ना हो कि आपको बड़ी मुश्किल से मिले, तो इसलिए अपना लेके जाइए लॉग टेबल और वो चाहे टीचर को दे दीजिए। तो यहाँ पे ये है कि ऑर्डर निकल आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने लगी थी कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते ही बोलते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये दोनों तो सेम है, अब ये दोनों भी तो सेम वाली इक्वेशन होनी चाहिए, तो कहेंगे बीटा कैसे निकालेंगे, नहीं निकलेगा। पहले आप सॉल्व करिए, जो आपका सेम है पहले वो तो निकालिए, पहले बीटा तो निकालिए, बीटा यहाँ पे आ जाता है 0। तो ये जो था, और इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 4.12। 4.12 में क्वेश्चन दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला। इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा तो ये लिखा है कि दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें ये निकालना है, इनिशियल रेट दिया हुआ है तो आप के निकाल लेंगे, कभी इनिशियल मेथड निकालेंगे, क्योंकि पहले के निकालेंगे, क्योंकि हम कह देंगे कि जो रेट है इट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। क्यों 1 है, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड बीटा के बी के ऊपर है 0। तो अगर आप देखें बी तो गायब ही हो जाएगा। तो आप क्या करें, किसी भी जहां पे भी आपका रेट दिया हो और ए दिया हो, आप ये पुट करें और आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट और ए से के की वैल्यू आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ए की कंसंट्रेशन बोला निकालो, तो आप वही रेट में
रेट पुट कर दीजिए, के पुट कर दीजिए, क्योंकि के आपने निकाल लिया है, कोई भी इस इक्वेशन को देख के निकाल लीजिए चाहे, तो यहाँ से आपका जो है कंसंट्रेशन निकल आएगी ए की। मान लो कहीं पे रेट निकालना होगा तो के दिया होगा, ए दिया होगा, तो ये इक्वेशन जो है ये आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। है कोई दिक्कत इसमें कि आपको इन्होंने साफ बताया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, अल्फा बीटा तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अल्फा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के ए। तो जब आपका ये आ जाएगा तो पहले के निकालिए, उसके बाद कंसंट्रेशन निकालिए, और कहीं कहीं पे रेट बोला है तो वो निकाल लीजिए। ठीक है, अल्फा बीटा ऑलरेडी गिवन है, अगर गिवन नहीं होता तो हम अल्फा बीटा निकालते। ठीक है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब हम करने वाले हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक है, सूडो। ठीक है, सूडो रिएक्शंस है। जो सूडो वाला जो रिएक्शन है ना, वो ऑलरेडी हैंड रिटन जो नोट्स है ना करके मैंने लिखा है, या डेफिनेशन नहीं मैंने लिखी है, एग्जाम में डेफिनेशन आई थी एक बार कि डिफाइन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप और इससे रिलेटेड एक ही न्यूमेरिकल है उसमें, एनसीईआरटी में एक आगे है और एक पीछे है। अब आप इसे ध्यान से देखें, डेफिनेशन जो है ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है वहां पे हैंड रिटन नोट्स में, वहां से पढ़ लेंगे, पर अभी मैं बताऊंगी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है। अगर आप सूडो की बात करें, सूडो का मतलब आपने कहीं सुना होगा, क्या होता है सूडो का मतलब? मैम जिसका कोई शेप नहीं होता। नहीं नहीं, झूठा। सूडो है जो झूठा है, मतलब कहने को मैं कह दूं भाई मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हूं, मैं कह रही हूं और लग भी रहा है कि अच्छा ये बंदा जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लग भी रहा है हमें, लेकिन असल में वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। मान लो मैं कह दूं कि मेरे पास ये चीज मतलब मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई है ऑलरेडी, और मैं उस चीज को जो है कहीं पे छुपा दूं और मैं कह दूं कि मेरे पास वो चीज नहीं है, और आप सर्च करें, आप कहें सच में नहीं है, तो लेकिन क्या है, मतलब असल में वो मेरे पास चीज है लेकिन आपको नहीं मिल रही है, तो वो सूडो, ऐसे ही सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये एक रिएक्शन है, गिवन है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका रेट ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है आपको कि रेट इज इक्वल टू के डैश, इसे के डैश भी बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, आपको जो सही लगे आप वो बोल दीजिए। मैंने के डैश बोल दिया है, के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी ये गिवन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, असली ऑर्डर क्या है इसका, ऑर्डर बताइए मुझे। 2। क्यों है 2? भाई ए के ऊपर भी पावर 1 है, बी के ऊपर भी पावर 1 है, तो ऑर्डर 2 है, इतना सोचना नहीं पड़ना चाहिए। चैप्टर के बिल्कुल एंड पे हम तो ये सोच, इतना भी नहीं सोचना होना चाहिए कि ऑर्डर क्या, ऑर्डर क्या है, ऊपर कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर है उसको ऐड कर दीजिए, ऑर्डर निकल आया। अब ये कह रहे हैं कि कभी कभी एक स्पेसिफिक, एक खास कंडीशन, वो खास कंडीशन क्या होती है, जब ए और बी दो रिएक्टेंट है हमारे पास, इनमें से एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो, ज्यादातर सॉल्वेंट एक्सेस में होता है। एक्सेस का मतलब फालतू, जितना रिएक्शन मीडियम में चाहिए उससे भी ज्यादा फालतू। मान लीजिए रिएक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए मुझे चाहिए था 2 मोलार और मेरे पास है 50 मोलार, तो 50 मोलार का मतलब हो गया कि रिएक्शन के लिए तो उसको तो कांस्टेंट मिलेगी ना चीज। मान लीजिए मैं खाना खा रही हूं, मैं मेरी प्लेट में 2 रोटी है, और मतलब मैंने 2 रोटी खानी है या मैंने धीरे धीरे रोटी खानी है, और मेरी प्लेट में 50 रोटी है, लेकिन मेरे लिए अवेलेबिलिटी कितनी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी रोटियों का अमाउंट, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं, वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। या फिर अगर ठीक है ना, जैसे मान लो मेरी प्लेट में 2 रोटी है, मैं एक खा लेती हूँ, तो एक, और जैसे ही मैं एक उठाती हूँ दूसरी अपने आप आ जाती है, वो होता है ना, वो जादू टाइप का होता है कि भाई अपने आप ही आ जाती है। तो जो थाली में रोटी का अमाउंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कुछ ही अमाउंट अगर आप देखेंगे जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा उसका कुछ ही अमाउंट जो है वो यूज होगा रिएक्शन में, बाकी फालतू पड़ा हुआ है। तो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कोई असर नहीं होने वाला है कि अगर ये थोड़ा बहुत घटता है, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत सारी है। समझ आया
कि जो भी रिएक्टेंट एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेके चलते हैं, इट रिमेन ऑलमोस्ट, मैंने कहा ऑलमोस्ट, मैंने कहा नहीं कि बिल्कुल उतनी रहती है, ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरा एक कांस्टेंट है के डैश, और बी जो है मान लीजिए मेरा एक्सेस में है, ज्यादातर सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, वाटर वगैरह। तो ये दोनों का जो है, ये दोनों की कंसंट्रेशन, ये के डैश भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो मैं इसको, इन दोनों कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट मान सकती हूँ के। यस मैम। मतलब दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा है कि बी एक्सेस में है, बी एक्सेस में मतलब फालतू है बहुत ज्यादा, तो के डैश जो है वो भी एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से इंटू करो, मतलब 2 को अगर आप 3 से इंटू करेंगे हमेशा कांस्टेंट आएगा या एक्स आ जाएगा कहीं पे, कांस्टेंट ही आएगा ना। तो इस Constant आएगा। नए कांस्टेंट, हाँ, इस नए कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा अगर आप इसको के मान के चलते हैं तो इसको के डैश करना पड़ेगा, क्योंकि दिखाने हैं ना कि दोनों अलग अलग है। तो अब अगर मैं इस के को पुट कर दूं तो ये रेट हो जाएगा के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस रेट की इक्वेशन को देखकर आपको कैसा महसूस होता है कि क्या ऑर्डर होगा, क्या मैम महसूस 1 होता है, 1। फर्स्ट ऑर्डर। पर असल में कितना है, 2। 2। लेकिन जब एक रिएक्टेंट एक्सेस में हुआ तो हमें लगेगा कि ये सूडो रिएक्शन है, तो हम अगर ये वाली इक्वेशन कभी भी यूज करेंगे तो कौन सा के आएगा, ये वाला के आएगा, मतलब रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सेस, तो ये वाला के आएगा, ठीक है। तो ये होता है सूडो। इसके पेपर में एग्जाम्पल आए थे, एक होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इसके अंदर पानी एक्सेस में ले लिया जाए तो ये एस्टर है, ये तो हमारा इथाइल इथेनोएट है, इस एस्टर का नाम है, तो कोई भी एस्टर हो सकता है। तो एस्टर को जब पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये जो है, ये आप देख लीजिएगा, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। इसके अलावा केन शुगर या जिसे सुक्रोज बोलते हैं, उसका जब पानी के साथ रिएक्शन किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं ये अभी नहीं है, बायोमोलिक्यूल में करेंगे हम, पर ये एग्जाम्पल है कि ये जो है इसमें वाटर एक्सेस में होता है, तो इस वजह से ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है विद रिस्पेक्ट टू सुक्रोज या केन शुगर। तो ये एग्जाम्पल आ जाते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, मैंने कहीं और से नहीं कराया, तो एक बारी डेफिनेशन आई थी और एग्जाम्पल आया था। इतना समझ में आता है, अब इसका क्वेश्चन आएगा, समझ में आता है ये? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका क्वेश्चन देखिएगा एक मिनट। ये क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से रीड कर लें। दिख रहा है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलिए, पढ़ लिया आपने? नहीं अभी पढ़ा? यस मैम पढ़ लिया। अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिए। अमन कुमार, आपने मुझे फोन किया था जो यहाँ पे आए हैं अभी? यस मैम। ठीक है, अभी रुक जाना, मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें। चलिए अभी देखते हैं, को देखिए, इसमें ये कह रहे हैं अलग अलग टाइम पे जो है, टाइम दिया हुआ है, टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी है। चलो इतना तो हमें समझ में आया, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एस्टर है, लेकिन आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। शो मतलब पहले प्रूफ करना है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर, कब प्रूफ करना है, अगर पानी की कंसंट्रेशन सेम रहती है 55 मोल पर लीटर, और आपने ये वाला जो के डैश है ना, क्योंकि ये असली
के होता है, रेट कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये मेन है। वो जो दूसरा होता है वो क्या होता है आपका, दिस इज इक्वल टू के इंटू के डैश इंटू जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। तो आपने ये वाला के डैश निकालना है। चलो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि भाई सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको ध्यान होगा कि जो है फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्रूफ करते हैं, हम के निकालते हैं इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन से, और अगर के पूरा टाइम सेम आ जाता है हर एक टाइम इंटरवल पे तो हम क्या क्या देते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसमें भी वही चीज है, बस ध्यान रखिए एक लाइन ऐड हो जाएगी। देखिए ये रेट गिवन है, हम कहेंगे वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं। यहां तक अगर आपको समझ में आए तो मुझे यहां करिएगा, नहीं तो मैं दोबारा बताऊंगी। Yes, ma'am. ma'am. Clear तो है ये ma'am. पानी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो मैंने इसको नया कांस्टेंट मान लिया के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये जो इक्वेशन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की, चाहे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट इक्वेशन की, तो इसका ये जो के है इसको मैं निकाल सकती हूं बाय यूजिंग सूड फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती हूँ? Yes, ma'am. तो मैंने क्या किया है, अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन दे रखी थी, मैंने के की वैल्यू निकाल ली है। अब आपको पता होगा के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये जो टाइम 0 वाली है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। टाइम अगर आप 30 लेंगे तो सी क्या हो जाएगा 0.8004। तो इस हिसाब से मैंने के की वैल्यू निकाल ली। के जो है वो मेरा क्या आया, कांस्टेंट आया। अब देखिए ये जो के है ना, ये के डैश नहीं है, दिस इज के इज इक्वल टू के डैश वाटर, ये मेरा कांस्टेंट आया। तो मैं कह दूंगी इसलिए ये क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? देख Yes, लो ma'am. इसे, क्योंकि मैंने क्या किया है, जो सूडो वाली इक्वेशन आई है मेरी, सूडो वाली ये वाली इक्वेशन, इसको प्रूफ कर दूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा कि ये सूडो है, क्योंकि ये है ही सूडो वाली इक्वेशन, क्योंकि इसमें मैंने k इज इक्वल टू के डैश वाटर लिया है। तो मैंने यहां पे क्या किया, प्रूफ कर दिया कि k कांस्टेंट आया है। अब मुझे निकालना क्या है, k डैश निकालना है। तो k मेरा निकल आया है, k डैश मुझे निकालना है, ये कितना दिया 55। तो इस तरह से मैंने k डैश भी निकाल लिया। अब देखिए जो आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, जो कुछ एनसीईआरटी बुक्स में ना करेक्शन की हुई है, कुछ में क्या किया हुआ है, यहां तक तो सही दिया हुआ है, ऊपर ये ना गलती से उन्होंने नीचे भी सही दिया हुआ है, वो अभी मैं अगर टाइम होगा मैं दिखा दूंगी। गलती से उन्होंने इधर ना डैश कर दिया, गलती से ऊपर डैश ही इसको के लेके चल रहे हैं, वो गलती से कर दिया उन्होंने। तो आप इसको देख लीजिएगा, हाँ वो गलती से उनसे हो गया है, क्योंकि नीचे जब वो कैलकुलेशन करते हैं फिर ये के डैश ही निकालते हैं, ये वाला, तो वो ऊपर गलती से हो गया उनसे। तो कई बुक्स में उन्होंने ठीक किया हुआ है, कुछ बुक में अभी भी गलत है, तो इसलिए होगा तो मैं दिखा दूंगी, पर ऐसे ही करना है। ठीक है, ये समझ में आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर बोला है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। जब सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. नहीं है, पर ये कह रहे हैं आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालना है। तो मैंने आपको क्या बोला है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन मैंने कहा ले ली, इसी में ले ली, मतलब दिस के इज इक्वल टू के डैश इंटू वाटर। तो ये वाला जो के डैश होता है ना, मतलब जो वो असली रेट कांस्टेंट होता है, लेकिन ये वाला जो के यहां लिखा जाता है ये कौन सा रेट कांस्टेंट होता है, सूडो। ये कौन सा होता है, Pseudo. सूडो। तो यहाँ पे आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेंगे, ये कंसंट्रेशन दे रखी है अलग अलग टाइम पे, तो किसी को भी यूज कर लीजिए, किसी भी कंसंट्रेशन को यूज कर लीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 टी लॉग सी नॉट बाय सी। तो सी नॉट क्या है 0.55 है, ये सी आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी टाइम ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है क्या है ये सूडो है, तो आपको प्रूफ नहीं करना है। अगर बोला होता कि प्रूफ करो तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, और वैसे भी Yes, आप ma'am. के
आप ये वाला के नहीं निकाल सकते हैं, ये वाला ये निकाल सकते हैं। ये क्यों नहीं निकाल सकते? पानी की कंसंट्रेशन तो देनी चाहिए ना, मैम कांस्टेंट दिया ही नहीं है। दिया ही नहीं है, तो यही सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है, तो के निकल आएगा। बाकी कह रहे हैं एवरेज रेट निकालना है, तो एवरेज कैसे निकलता है आपको पता ही है। एवरेज कैसे निकलता है? वो कंसंट्रेशन होता है ना, इनिशियल माइनस फाइनल। डेल्टा वाला। हाँ, डेल्टा वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो है आप ऐसे कह देंगे इनिशियल सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम कितना लेना है? 30 लेना है, सी नॉट नहीं लेना है, तो C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। लेकिन आगे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस आ जाएगा, Yes. ठीक है। माइनस स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा? रिएक्टेंट है, पुरानी चीजें थोड़ी ना भूलनी है, अच्छा हाँ मैम। रिएक्टेंट है। और अगर बाई चांस माइनस लिखना भूल गए जब आप माइनस करेंगे, वैसे ही ये अंदर वाली टर्म माइनस आएगी, तो आप रेट माइनस आ ही नहीं सकता, आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो यस मैम पुरानी प्लस करना चीजें नहीं भूलनी है यहाँ पे, ठीक है। Yes. यस ma'am. मैम। यस मैम। अब ऐसे ही एक और ये इस तरह का क्वेश्चन दिया है, इसमें तो बोला है ग्राफ पुट करिए, तो ग्राफ पुट करके तो पता लगेगा भाई जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, वैसे फर्स्ट ऑर्डर निकलेगा ये शायद। फिर हाफ लाइफ पीरियड निकालिए, अब हाफ लाइफ पीरियड निकाल ही नहीं सकते जब तक ऑर्डर नहीं पता होगा, तो आपको ये पहले इसका भी प्लॉट करना पड़ेगा और लॉग वाले का भी प्लॉट करना पड़ेगा, जिसकी स्ट्रेट लाइन आएगी। जीरो ऑर्डर ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा शायद ये। तो फर्स्ट ऑर्डर लॉग को जब आप प्लॉट करेंगे, लॉग कंसंट्रेशन, तो वो आएगी स्ट्रेट लाइन। तो फिर आप हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ कैसे हो जाएगा हमारा? अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट इज इक्वल टू KN2O5, एक ही रिएक्टेंट है ऊपर 1। अगर जीरो ऑर्डर होता तो K हो जाता रेट। रेट कांस्टेंट निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड कंपेयर करना है फ्रॉम K, कैलकुलेट करो K से, मतलब एक बारी आपकी K से वैल्यू आ गई तो T हाफ निकाल लो, तो उस हिसाब से ये करना है। तो जो है, और यहाँ पे बोल रहे हैं T हाफ निकालो। पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? 1.63, उसका आधा कितना होता है? तो वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। 1.63 का आधा कितना होता है बताइए? 0.865। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, वो असल में निकालना ही पड़ेगा आपको। चलिए वो ये जो है, और कई बार ग्राफ दिया होता है। अब जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ दिया होगा तो आपको पता लग जाएगा। जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या होता है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो वहां पे वो दिया होगा इसको। अब बस यही क्वेश्चंस है। अब आपकी लास्ट आता है आपका कैटलिस्ट। ये जो है ना, ये जो पेपर में आएगा, ये मैंने वो बताया हुआ है, ये मैं वैसे जल्दी से बता देती हूँ कैटलिस्ट का असर। देखिए, आप मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे रिएक्शन होता है, आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 50, मान लीजिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, वो आपका स्टार्टअप हो गया, वो 1 लाख रुपए की जरूरत है। तो जैसे ही ऐसी रिएक्शन को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है ना, ये नहीं है कि आपस में टकराएंगे रिएक्शन हो जाएगा, पर उनकी एनर्जी कम से कम एक वैल्यू तक होनी चाहिए, तभी रिएक्शन होगा। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। समझ आ गया ये बात? क्योंकि ना हम कोलिजन थ्योरी है नहीं कोर्स में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इनकी कैटलिस्ट की एक बात समझानी पड़ेगी। थ्रेशोल्ड क्या एनर्जी क्या होती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो मिनिमम एनर्जी उनको चाहिए, सो दैट जो कोलिजन है वो इफेक्टिव हो। मतलब जब वो आपस में टकराएं, मैंने आपको बताया था ना, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जब आपस में टकराएंगे, कोलिजन थ्योरी कहती है तब प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन हर प्रोडक्ट नहीं बनता। कब प्रोडक्ट बनता है? मान लो दो, अच्छा आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी किसी से टक्कर हो जाती है, तो हर बार क्या लड़ाई होती है? अगर आप दोनों ठंडे हैं, एक नीचे एक, आप दोनों का एनर्जी लेवल कम है, तो आपकी लड़ाई नहीं होगी, आप सॉल्व करके चले जाएंगे। मान लो आप भी कहीं से भरे हुए आ रहे हो, दूसरा भी कहीं से आ रहा है, और आप लोगों की टक्कर हो जाती है, तो क्या होगा? लड़ाई होगी ना। लेकिन टकराने का मतलब तो नहीं है कि हर बार लड़ाई होगी। तो ऐसे ही जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, तो उनके पास कम से कम एक वैल्यू वाली एनर्जी होनी चाहिए, वो एनर्जी कहलाती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इतना समझ में आया?
Yes, ma'am. ठीक है, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कुछ पैसे की जरूरत है स्टार्ट करने के लिए, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 1 लाख। अब आपके पास कुछ पैसे ऑलरेडी आपने जोड़े हुए हैं, मान लो आपने 50,000 रुपए आपके पास हैं। ऐसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ अपनी एनर्जी होगी, कुछ फालतू पैसे आपको उधार लेने पड़ेंगे। वो 50,000 का इंतजाम जितनी जल्दी हो जाएगा, आपका काम उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम। और मान लो आपको आपको किसी बच्चे के पास 80,000 रुपए हैं, तो 80,000 वाले का काम पहले स्टार्ट होगा या 50,000 वाले का जल्दी इंतजाम होगा? 80,000 वाले का। 80, क्योंकि उसे तो 20,000 की जरूरत है, और 50,000 वाले को 50,000, मतलब Requirement मैम जो, कम है। हाँ, जो रिक्वायरमेंट होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, फालतू एनर्जी, ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, रिएक्शन की स्पीड उतनी ही स्लो होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. अब देखिए, ये ना डायग्राम बना हुआ है, ये कह रहे हैं ये इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास है, कुछ एनर्जी हमने सप्लाई कर दी, तो रास्ते में जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो बनता है, मतलब पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो इतनी एनर्जी जो फालतू, देखिए इतनी एनर्जी ऑलरेडी उसके पास थी, यहां तक एनर्जी थी ऑलरेडी, ये हमने सप्लाई की, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो जैसे ही ऊपर जाएंगे फिर ये क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो एनर्जी आपकी जो है, इतनी एनर्जी तो चलो हमारी यूटिलाइज जो हुई थी हमें वापस मिल गई, क्योंकि आपने किसी का उधार भी तो चुकाना है। ये जितना लिया, आपको फायदा या नुकसान कितना हुआ होगा? इतना, क्योंकि आपकी पहले एनर्जी इतनी थी, अब इतनी हो गई प्रोडक्ट की। तो ये चेंज आता है डेल्टा ई, मतलब या तो रिएक्शन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, वो कहते हैं ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो इतनी एनर्जी देखिए ऑलरेडी थी, इतनी फालतू लगाई, जब प्रोडक्ट बना तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई, इतना तो हमने उधार चुका दिया, बाकी ये जो एनर्जी है, हाँ, इतने का प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ वो हो गया। और ये नीचे इसलिए सुन, हाँ मैम मैं ये कह रहा हूँ, मीन्स ये जो डेल्टा एच है वो मतलब लॉस हो गई उसकी। लॉस, हाँ लॉस ही होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनकी एनर्जी हमेशा कम होगी। केमिस्ट्री में ये कहते हैं जिसकी एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा। तो ज्यादातर देखा गया कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम होती है। ठीक है, ज्यादातर जो प्रोडक्ट रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, प्रोडक्ट Yes, की ma'am. एनर्जी आप देखें रिएक्टेंट से कम ही है, कुछ ही 1-2 रिएक्शंस होते हैं जिनमें ये ऊपर आता है थोड़ा सा, वो भी 1-2 रिएक्शंस होते हैं। तो अदरवाइज इसे हमने ज्यादा नहीं जानना, लेकिन मैं आपको ये बता रही थी एक्टिवेशन एनर्जी इसे बोलते हैं। अब मेन आता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है। मैंने कहा एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, उतनी स्लो होगी। तो अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको कितनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ रही थी, इतनी। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एनर्जी। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उसने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अलग रास्ता दे दिया, ऐसा रास्ता दिया जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी पहले कितनी थी, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी, अब कितनी हो गई, इतनी। इट मींस एक्टिवेशन, ये विदाउट कैटलिस्ट थी एक्टिवेशन एनर्जी, ये विद कैटलिस्ट हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, स्पीड उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ आ गया? तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। असल में कैटलिस्ट ये करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करता, पर अलग रास्ता देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। बाकी ये इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन आता है, कैटलिस्ट का डेल्टा जी पे क्या असर होता है। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। कैटलिस्ट सिर्फ जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, जो नेचर में होते हैं, उनकी स्पीड को घटा या बढ़ा सकता है। जो रिएक्शन होता ही ना हो,
मान लो आप पानी के अंदर चीनी डाल दो, पानी के अंदर चीनी का कोई रिएक्शन नहीं होता, वो खाली उसमें घुलती है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता। तो जिस रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव है, सॉरी डेल्टा जी जो है पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो जिस ये डेल्टा जी की वैल्यू पे कोई भी असर नहीं डालता है। समझ आ गया? ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिनका डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव होता है उनकी स्पीड को बढ़ाता है। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या कोई असर डालता है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं डालता? क्योंकि क्या करता है, जितनी स्पीड से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, उतनी ही स्पीड से रिवर्स रिएक्शन की भी स्पीड बढ़ाता है। सिर्फ आपका इक्विलिब्रियम जहां 10 मिनट में आ रहा था पहले, अब वो 5 मिनट में आ गया। इक्विलिब्रियम आने की स्पीड जो है, रिएक्शन जो है थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे आने की स्पीड कम हो गई, सॉरी ज्यादा हो गई, लेकिन के क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इन पे कोई असर नहीं डालेगा। हाँ, तो के पे कोई असर नहीं डालेगा। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि वैसे तो मैंने आपको बताया प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव पाथवे, कॉलेज में जाएंगे वो बोलेंगे ऑल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एनर्जी, लेकिन सीबीएसई में कभी ये आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी पे इस इफेक्ट क्या हो रहा है, तो आप ये लिख दीजिए इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है, आ जाओ स्कूल ये कितने बजे आना? 10:30 के बाद आ जाना। ठीक है, अभी मैं पेरेंट्स को लाना जाऊंगी। है कि फिर रह के ला सकते हैं? भैया तुम अंदर नहीं आ सकते, वैसे लिख लीजिएगा। मैम सुनने में आ रहा है स्कूल खुल रहा है मैम।